ऑटिज्म इज ए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, बच्चे के अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम बहुत अवेयर हैं। जैसे कि जब बच्चा 6 से 7 महीने का होता है तो धीरे धीरे बच्चा बैठने लगता है। जब बच्चा साल भर का या 1.25 साल का होने लगता है, बच्चा सहारे के साथ किसी चीज़ को पकड़ पकड़ कर चलने लगता है, या फिर कुछ बच्चे तो बिना सहारे के भी चलने लगते हैं। तो जिस तरीके से बच्चों के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से बच्चों के अंदर सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि 6 महीने का बच्चा फेस रिकॉग्निशन करने लगता है, यानी कि पहचानने लगता है अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, जो भी उनके आसपास जो लोग रेगुलर उनके आसपास रहते हैं उनको धीरे धीरे बच्चा पहचानने लगता है। इसके अलावा 6 महीने का बच्चा धीरे धीरे अपने इमोशंस को शेयर करने लगता है, रोकर या हग करके बच्चा अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे बच्चा 12 मंथ्स का होने लगता है, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप बच्चे को उसके नाम से बुलाते हैं तो धीरे धीरे वो रिस्पॉन्ड करने लगता है। लेकिन ऑटिज्म या ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो सोशल इंटरेक्शन है या पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ जो इंटरेक्शन है या कम्युनिकेशन है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। इसके अलावा दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे वॉन्ट टू स्टे अलोन। ऑलवेज हमेशा बच्चे चाहेंगे कि वो अकेले रहें, जो बच्चे ऑटिज्म या ऑटिस्टिक हैं। इसके अलावा वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को या अपने एक्सप्रेशंस जो हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके जो अंदर जो फीलिंग्स हैं, दे डजंट वांट टू हग, दे डजंट वांट टू मिंगल विद ऑल अदर। जो भी बच्चे हैं उनके साथ खेलना नहीं चाहते, उनको उनके साथ मिंगल नहीं होना चाहते। इसके अलावा जब भी आप उन्हें बुलाएंगे, उनके नाम से बुलाएंगे, दे डजंट रेस्पॉन्ड टू योर कमांड्स। सो जो ऑटिज्म है, इसीलिए ये सोशल इमोशनल डिसऑर्डर भी कहलाता है। ऑन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे वी ट्राई टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग ऑटिज्म to the parents, to the teachers, to the pediatricians and to the other society members so that autism can be recognized as early as possible। जब autism को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उससे ऑटिस्टिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हम उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं, उनकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, उनकी स्पेशल कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में जानने में ज़्यादा बेहतर होता है। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि जब ये डिसऑर्डर अर्ली रिकॉग्नाइज हो जाता है तो उससे जो ऑटिस्टिक जो पेशेंट्स हैं या जो चाइल्ड है उसको प्रॉपर थेरेपी या ट्रीटमेंट चालू हो सकता है, जल्दी से जल्दी दिया जा सकता है, जिससे कि पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट नहीं होती है। क्योंकि जैसे जैसे ऑटिज्म बढ़ता जाता है वैसे वैसे बच्चों के अंदर स्पीच और लैंग्वेज डिले भी होता जाता है। और फिर स्पीच थेरेपी, देन लैंग्वेज थेरेपी, देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड मैनी थेरेपीज आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम ऑटिज्म। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जितना जल्दी हो सके जो डिसऑर्डर है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके और उसको जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर काम किया जा सके। कई सारे जब सर्वे किए गए तो उनमें ये पाया गया कि जो फीमेल्स प्रेगनेंसी में डिप्रेशन की स्टेज में रहती हैं या जिनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है या जो प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही डिफ़िकल्टी से या बहुत इमोशनली डिप्रेस होकर जो ये प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स का टाइम निकालते हैं, तो इन दैट ये जो 9 मंथ्स का इफ़ेक्ट है ये बच्चों के अंदर जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर इसका इफ़ेक्ट आता है। और उसकी कई बार इस वजह से भी बच्चों के अंदर ऑटिज्म की जो कंडीशन है वो देखी जाती है। तो आई रिक्वेस्ट, मतलब ये ड्यूटी केवल फीमेल्स की नहीं है जो प्रेग्नेंट हैं, ये ड्यूटी पूरी फैमिली की है, पूरी सोसाइटी की है कि मेक प्रेग्नेंट लेडीज कंफर्टेबल, गिव देम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, मेक देम हैप्पी। वो डिप्रेशन की स्टेज तक पहुंचने ही क्यों दिया जाए। जितने भी सोसाइटी मेंबर्स हैं ये हम सब
का दायित्व है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह के पेशेंट्स को एक्सेप्ट किया जाए सोसाइटी में, इस तरह के पेशेंट्स को अप्रिशिएट किया जाए और उनकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी स्किल्स हैं, उस पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि वो बेटर और इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें. बिकॉज एवरी ऑटिस्टिक पेशेंट इज हैविंग अ डिफरेंट बिहेवियर, हैविंग डिफरेंट स्किल्स, having different capabilities. So I request all the society members to please try to accept and appreciate such autistic patients so that they can live better and independent life. Thank you.